आरएन टीवी नेशनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति मुर्मू का राजस्थान दौरा है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रहेंगे और इसके साथ ही आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू LCH की उड़ान भी भरेंगी। तो बड़ी अपडेट, जहां पर राष्ट्रपति का दौरा, राष्ट्रपति मुर्मू का वायुसेना स्टेशन में स्वागत और इसके साथ ही LCH प्रचंड से राष्ट्रपति भरेंगे उड़ान। जैसलमेर में राष्ट्रपति वायु शक्ति अभ्यास देखेंगी। तो भारतीय वायुसेना का मारक प्रदर्शन आज। बड़ी अपडेट, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा जैसलमेर में जारी है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति मुर्मू का जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया है, जहां पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भी उनका अभिनंदन किया है। आपको बताते चले कि राष्ट्रपति हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरेंगी और इस अवसर पर वे भारतीय वायुसेना के मारक क्षमता प्रदर्शन और वायु शक्ति अभ्यास को भी देखेंगी। तो राष्ट्रपति का काफिला एयर स्टेशन से आर्मी स्टेशन तक गया और रात भर वे जैसलमेर आर्मी स्टेशन में ठहरेंगी। तो इस दौरे का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और रणनीतिक शक्ति का अवलोकन करना है। राष्ट्रपति मुर्मू LCH की उड़ान भरेंगी और राष्ट्रपति मुर्मू का वायुसेना स्टेशन पे भव्य स्वागत किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान दौरा जैसलमेर में जारी है। लगातार अपडेट सामने आ रही है, जहां पर राष्ट्रपति मुर्मू का जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर भव्य स्वागत भी किया गया है और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका अभिनंदन किया है। तो राष्ट्रपति मुर्मू आज स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरेंगी और इस अवसर पर वे भारतीय वायुसेना के मारक क्षमता प्रदर्शन और वायु शक्ति अभ्यास को भी देखेंगे। राष्ट्रपति का काफिला एयर स्टेशन से आर्मी स्टेशन तक गया और रात भर वे जैसलमेर आर्मी स्टेशन में ही ठहरेंगी। इस दौरे का उद्देश्य भारतीय वायुसेना की क्षमताओं और रणनीतिक शक्ति का अवलोकन करना है। तो जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय इजराइल यात्रा से लौटे हैं और इसके साथ ही आपको अपडेट दे दें, जहां पर इजराइल दौरे के बाद में PM मोदी भारत लौटे हैं। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजराइल दौरे के दौरान भारत इजराइल FTA की घोषणा, इनोवेशन और हार्ट अटैक में भारत इजराइल की साझेदारी बढ़ी, हाईटेक में साझेदारी, ये बड़ी अपडेट सामने आई, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की ऐतिहासिक 2 दिन की सरकारी यात्रा के बाद में भारत वापस लौट आए हैं। आपको जानकारी दे दें कि ये 9 साल में PM मोदी की ये पहली यात्रा थी और इस दौरान ही दोनों देशों ने अपने आपसी संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। तो इस दौरे में इनोवेशन, कल्चर एक्सचेंज, मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल एजेंसीज और इसके साथ ही क्वांटम कंप्यूटिंग, इकोनॉमिक और कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और इसके साथ ही आपको बता दें कि सिक्योरिटी समेत अलग अलग सेक्टर में 27 समझौते हुए। PM मोदी ने यह भी घोषणा की कि भारत और इसके साथ ही FTA भी करेंगे। उन्होंने हाई टेक और इनोवेशन के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करने के लिए एक क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की स्थापना भी को लेकर घोषणा की। तो PM मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ ही अपने इरादे को दोहराया और साफ कहा कि भारत और इजराइल इस बात पर साफ है कि दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। आतंकवाद को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे से वापस लौटे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का वापसी, जहां पर इजराइल दौरे से भारत लौटे प्रधानमंत्री। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल अजमेर दौरा है। बड़ी जानकारी, अजमेर में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और PM की अजमेर में जनसभा भी होगी। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही आपको बता दें 2 लाख से ज्यादा युवाओं को देंगे पत्र और इसके साथ ही बड़ी जानकारी सामने आई, जहां पर HPV टीकाकरण अभियान की भी करेंगे शुरुआत। सभा स्थल पर किए गए पुख्ता इंतजाम। तो बड़ी जानकारी, जहां पर PM मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा, अजमेर दौरा खास माना जा रहा है। पीएम मोदी की अजमेर में कल होगी जनसभा और इसके साथ ही जनसभा में महत्वपूर्ण बातें पीएम नरेंद्र मोदी रख सकते हैं। पीएम प्रदेश को ही 2 लाख से ज्यादा की सौगात देने जा रहे हैं। 2 लाख करोड़ की ज्यादा सौगात देंगे और इसके साथ ही आपको बता दें 2,01,853 युवाओं को नियुक्ति पत्र भी देंगे और एचपीवी टीकाकरण अभियान की भी करेंगे शुरुआत। सभा स्थल पर पुख्ता इंतजाम भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अजमेर दौरा और इसके साथ ही पीएम की अजमेर में कल होगी जनसभा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद को उनके शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि चंद्रशेखर आजाद का साहस और देशभक्ति हमेशा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता संग्राम में उनके अदम्य योगदान और देश के लिए किए गए बलिदान को भी याद किया है। उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता सेनानियों की याद में उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान भी किया है। चंद्रशेखर आजाद की वीरता और त्याग आज भी युवाओं को देशभक्ति के मार्ग पर प्रेरित करता है। एक और बड़ी अपडेट सामने आ रही है जहां पर अमित शाह के बिहार दौरे का तीसरा दिन है। बेहद खास माना जा रहा है यह तीसरा दिन और पूर्णिया में करेंगे सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक। बड़ी जानकारी जहां पर अमित शाह का दौरा और सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग भी होगी। तो अमित शाह की सुरक्षा एजेंसियों और अधिकारियों के साथ अहम मीटिंग, आपको बता दें समीक्षा बैठक करेंगे पूर्णिया में। और अमित शाह के बिहार दौरे का आज तीसरा और खास दिन बताया जा रहा है जहां पर पूर्णिया में सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे अमित शाह और सुरक्षा एजेंसियां और अधिकारियों के साथ में मीटिंग करेंगे। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खास बातचीत चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि श्री राम भारत की आत्मा, संस्कार और राष्ट्र की संस्कृति का आधार है। उन्होंने आरोप लगाया है कि विपक्षी दल कांग्रेस इस पवित्र नाम का विरोध करता रहा है और मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं ने राम सेतु पर भी आपत्ति जताई थी और पार्टी हमेशा से ही राम के नाम का विरोध करती रही है। उन्होंने विपक्ष पर सदन में चर्चा से बचने और जनता के बीच में जाकर गलत जानकारी फैलाने का भी आरोप लगाया। सीएम सैनी ने कहा कि ऐसे व्यवहार के खिलाफ ही एक निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने ये बयान वीरवार को ही हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विधायक श्री राम कुमार कश्यप द्वारा वीवीआई बताया जा रहा है कि इसको लेकर राम जी पर लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा करते हुए दे रहे थे। सदन के माननीय सदस्य राम कुमार कश्यप जी राम जी प्रस्ताव लेकर के आए। माननीय अध्यक्ष जी, राम इस भारत की आत्मा है। राम इस भारत का संस्कार है, इस भारत की संस्कृति है। माननीय अध्यक्ष जी, राम उस गरीब का आसरा है जब उसके ऊपर कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है तो राम का नाम लेकर के उसकी शरण में बैठता है। हमारे विपक्षी जो मुख्य विपक्षी दल है वो इस नाम से इतना नफरत करता है माननीय अध्यक्ष जी, वो यहां बैठ भी नहीं पाया, सुन भी नहीं पाया। कांग्रेस पार्टी माननीय अध्यक्ष जी हमेशा राम के उस नाम को लेकर के वो उसका विरोध करती रही। इनके बड़े नेताओं ने, चाहे राम सेतु था,
उसके ऊपर किस प्रकार की आपत्ति दर्ज करी। हम ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी राम विरोधी है। आज जब वो एक ऐसा प्रस्ताव, उस गरीब की आशा का प्रस्ताव, हमारे एक गरीब विधायक जिन्होंने अपना पूरा जीवन मेहनत करके आगे बढ़ाया, आज वो प्रस्ताव लेकर के आए और कांग्रेस सुनने के लिए तैयार नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, ये बड़ा चिंता का विषय है कि आज इस प्रकार का विपक्ष का जो रवैया रहा है, उनके समय में भी था। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बड़े सीनियर नेता बताते हैं कि किस प्रकार से वो सदन से बाहर फेंकने का काम करते थे उठा करके। परंतु आपकी अध्यक्षता में माननीय अध्यक्ष जी, आज किसी की प्रति ऐसी सोच नहीं है कि वो बैठ करके सुने। आपकी कोई दुर्भावना नहीं किसी के प्रति, आप सबको समय पूरा देते हैं। परंतु उसके बावजूद भी विपक्ष लगातार लोगों के बीच में जाकर के झूठ फैलाता है और यहां बैठ करके चर्चा नहीं करता। इसके ऊपर कोई निंदा प्रस्ताव पारित किया जाए। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ संस्कृति और इतिहास के लिए ही नहीं बल्कि व्यापार और निवेश के लिए भी दुनिया के नक्शे पर अपनी जगह बना रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान में पहुंचे और जहां उन्होंने ब्रांड यूपी को पेश किया और जापानी निवेशकों के साथ में व्यापार तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा की। ये दौरा सिर्फ औपचारिक यात्रा नहीं है, ये यूपी को ग्लोबल बिजनेस हब बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। सीएम योगी का मिशन जापान, ऑटोमोबाइल से सेमीकंडक्टर तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का संकल्प, सिंगापुर जापान के रास्ते निवेश का प्रण। उत्तर प्रदेश अब अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर दुनिया के नक्शे पर एक नए बिजनेस हब के रूप में उभर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर जापान में आयोजित भव्य इन्वेस्टर शो को संबोधित किया। सिंगापुर के दिग्गज बिजनेस लीडर्स के सामने सीएम योगी ने यूपी की बदलती तस्वीर पेश की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में किया गया हर निवेश न केवल सुरक्षित है बल्कि वह तेजी से बढ़ने की गारंटी भी देता है। उन्होंने बताया कि कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूपी आज भारत के टॉप राज्यों में शामिल है। अनंत संभावनाएं हैं। खाद्यान्न के सीड से लेकर के उसे बाजार तक पहुंचाने के लिए, बीज से लेकर बाजार तक की इस प्रक्रिया में जुड़ने, उसके पैकेजिंग के लिए, इन सभी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कंपनियों के माध्यम से वहां पर किया जा सकता है। फूड प्रोसेसिंग की अनंत संभावनाएं यूपी के अंदर है। उन संभावनाओं को, वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक की नई संभावनाओं को भी उत्तर प्रदेश आगे बढ़ाता है। भारत के अंदर सबसे अधिक जल संसाधन वाला राज्य भी उत्तर प्रदेश है, यानी जल संसाधन आज के दिन। सीएम योगी ने आंकड़ों के जरिए यूपी की प्रगति की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और यूपी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जीएसडीपी में उछाल, पिछले 9 सालों में यूपी की सफल राज्य घरेलू उत्पाद 13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपए हो गई है। जीडीपी में योगदान, आज उत्तर प्रदेश अकेले भारत की कुल जीडीपी में 9.5% का योगदान दे रहा है। नई पहचान, मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यूपी ने अब ट्रांसफॉर्मेशन और ग्रोथ पर केंद्रित अपनी एक नई पहचान बना ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे के पहले दिन ही बड़े और अहम फैसलों की झड़ी लग गई। लगभग 11,000 करोड़ रुपए के समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें शामिल है जापान की प्रमुख कंपनियां
कुबोता कॉर्पोरेशन, मिंडा कॉर्पोरेशन, जापान एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, नागासे एंड कंपनी लिमिटेड और कई अन्य। ये निवेश सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है। कृषि यंत्र निर्माण से लेकर औद्योगिक मशीनरी, जल और पर्यावरण अवसंरचना, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्राफिक प्रिंटिंग, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट तक यूपी के हर सेक्टर में नई ऊर्जा और अवसर आने वाले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इन समझौतों से विनिर्माण क्षमता में बड़ा विस्तार होगा और औद्योगिक सहयोग को नई दिशा मिलेगी। यूपी अब अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए बनता जा रहा है एक भरोसेमंद और आकर्षक गंतव्य। सिंगापुर, जापान में सीएम योगी का दौरा दर्शाता है उत्तर प्रदेश अब वैश्विक स्तर पर निवेश आकर्षित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 36 लाख करोड़ की जीडीपी और बेहतर कानून व्यवस्था के दम पर यूपी खुद को भारत का ग्रोथ इंजन साबित कर रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भीलवाड़ा, राजस्थान में आयोजित मध्य प्रदेश में निवेश अवसर पर एक इंटरेक्टिव सत्र में भाग लिया और इसके साथ ही सत्र का उद्देश्य निवेशकों को राज्य में निवेश के कई क्षेत्रों और संभावनाओं से अवगत कराना था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर निवेशकों को मध्य प्रदेश की व्यापारिक संभावनाओं, औद्योगिक विकास योजनाओं और आर्थिक प्रोत्साहनों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने राज्य में निवेश को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए अपनाए जा रहे उपायों पर भी प्रकाश डाला और इस इंटरेक्टिव सत्र में ही उद्योग जगत के प्रमुख प्रतिनिधि और निवेशक शामिल हुए। उन्होंने राज्य में निवेश के लिए अपनी रुचि जताई और इसके साथ ही मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से आग्रह किया है कि वे मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में निवेश करके राज्य के विकास में योगदान दें और रोजगार सृजन में मदद करें। के चलता हूं उद्योगपतियों के लिए भी हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के शासनकाल में अब जो समय चल रहा है कि अपने अपने परमात्मा ने अपने अपने कुल वंश में हमको जन्म दिया है, लेकिन हमारे माध्यम से कई लोगों की आजीविका मिल रही है, कई लोगों के घर में चूल्हे जल रहे हैं। ये कोई कम बड़ी बात थोड़ी है। मैं उद्योगपतियों का उस नाते से बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से व्यापार व्यवसाय के बलबूते पर कई लोगों को साथ लेकर के देश को भी आगे बढ़ा रहे हैं और आर्थिक समृद्धि में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है, सब प्रकार की अनुकूलता में आज अनुकूल समय है, तो अनुकूल समय में हम सबको भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कोई किसी के बीच में बाधा नहीं। राउज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में चार्ज तय करने के संबंध में जल्द ही फैसला सुनाने वाली है और कोर्ट का ये फैसला मामले की आगे की सुनवाई और आरोपियों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के लिए अहम माना जा रहा है। और इस केस में आरोप है कि कुछ अधिकारी और निजी पक्षों ने एक्साइज पॉलिसी में ही अनियमितताओं को अंजाम दिया। चार्ज तय होने के बाद अगली सुनवाई में सबूत और गवाहों की पेशी की जाएगी। वकील और कानूनी विशेषज्ञ इस फैसले को केस की दिशा और संभावित परिणाम के लिहाज से महत्वपूर्ण बता रहे हैं। झारखंड में शहरी लोकल बॉडी चुनावों की गिनती शुरू हो गई है। ये चुनाव 48 लोकल बॉडीज के लिए ही 23 फरवरी को आयोजित किए गए थे, जिसमें से 9 को म्यूनिसिपल और कॉरपोरेशन और इसके साथ ही आपको बता दें 20 को ही म्यूनिसिपल काउंसिलिंग और 19 नगर पंचायत शामिल है, जिसमें कि राज्य के काउंटिंग सेंटर से चुनाव की गिनती की तस्वीरें भी सामने आई है। प्रशासन ने मतगणना के दौरान पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। चुनाव के नतीजे आने के बाद कई राजनीतिक दलों और स्थानीय नेताओं के लिए सत्ता संतुलन और शहरी विकास की दिशा स्पष्ट होगी। जेएनयू कैंपस में आज सुबह छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन ने ही यूजीसी के नए नियमों को लागू करने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया है। आपको बता दें प्रोटेस्ट ये किया गया। प्रोटेस्ट के दौरान ही दिल्ली पुलिस ने ही मुख्य द्वार और आसपास बैरिकेड्स लगाकर छात्रों को बाहर रोकने की कोशिश की। हालांकि छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक की आवाज उठाई है। रंगभरी एकादशी 2026 के अवसर पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में नागा साधु और अन्य संतों के पवित्र झंडे के साथ में होली खेली। इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में रंगों और उत्साह से गुलजार रहा। साधुओं ने धार्मिक परंपरा और भक्ति भाव के साथ रंग खेलते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया।
मंदिर में ही सुरक्षा और व्यवस्था के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध भी किए थे। भक्तों ने साधुओं के साथ इस आयोजन में भाग लेकर आध्यात्मिक आनंद और धार्मिक उल्लास का अनुभव किया। ये आयोजन अयोध्या के सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन में एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया गया। तो अयोध्या से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर भक्तों ने उल्लास यहां पर देखने को मिला है। रंग भरी एकादशी 2026 के अवसर पर अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मंदिर में नागा साधु और अन्य संतों ने पवित्र झंडे निशान के साथ ही होली खेली और इस अवसर पर मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में रंगों और उत्साह से गुलजार देखने को मिला। साधुओं ने धार्मिक परंपरा और भक्ति भाव के साथ में रंग खेलते हुए श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित, अयोध्या हनुमानगढ़ी में होली खेली गई है, किस तरीके से ये होली देखने को मिली? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये आज का दिन एकादशी से ही अयोध्या में होली का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हनुमानगढ़ी से की गई और जो हनुमानगढ़ी का निशान है इसका पूजन अर्चन किया गया, आरती की गई। इसके बाद इसका पंचकोसी का परिक्रमा होता है। पंचकोसी परिक्रमा में जो मंदिर की पड़ते हैं उसको रास्ते में भी हर मंदिर पे जाके होली खेलते हैं और उसका वो उल्लास के साथ मनाते हैं। जी बिल्कुल अमित, अगर उत्साह की देखी जाए, तस्वीरों में साफ तौर पर देख पा रहे हैं हम किस तरीके से लोगों में होली को लेकर कितना उत्साह देखने को मिल रहा है, तो वहां पर जो लोग हैं उनमें कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? क्या अलग ये इस बार की होली है? बिल्कुल, इस बार की होली भी अलग है क्योंकि अयोध्या में जो इस बार जो मंदिर का निर्माण हुआ, ज्यादा से ज्यादा अयोध्या हनुमानगढ़ी पहुंचे, इसके बाद राम मंदिर का दर्शन करते और इसके साथ साथ जो वहाँ पे जब होली का पर्व शुरुआत हुई है अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर पे, सबसे लोगों में भी उत्साह है क्योंकि वो भी जो है मंदिर के साथ साथ दर्शन के साथ साथ होली का आनंद ले रहे हैं। जी अमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। ट्रैफिक को लेकर खास प्लान भी तैयार कर दिया गया है। मार्ग पर लगेंगे QR कोड और इसके साथ ही साइन बोर्ड। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक भी हुई है। तो उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। यात्रा के दौरान ही श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन ने विशेष योजना भी तैयार कर ली है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यात्रा मार्गों की व्यवस्थाओं की भी समीक्षा की गई है। बैठक में निर्देश दिए गए कि प्रमुख रास्तों पर सुगम यातायात सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए जगह जगह QR कोड और साइन बोर्ड भी लगाए जाएंगे ताकि यात्री रूट, पार्किंग, चिकित्सा सुविधाओं और अन्य जरूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सके। तो बड़ी अपडेट सामने आ रही है चारधाम यात्रा को लेकर, जहां पर तैयारियां जो है काफी ज्यादा तेज कर दी गई है। उत्तराखंड में आगामी चारधाम यात्रा को लेकर तैयारियां खास नजर आ रही हैं। यात्रा के दौरान ही श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए ट्रैफिक प्रबंधन के लिए विशेष योजना भी तैयार की गई है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ही आयोजित बैठक में यात्रा मार्गों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। आपको बता दें कि बैठक में निर्देश भी दिए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष डोभाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, चारधाम यात्रा की तैयारियां किस प्रकार से तेज नजर आ रही है? बिल्कुल सुमन, उत्तराखंड में जो चारधाम यात्रा की तैयारियां हैं वो पहले से ही शुरू हो चुकी हैं। जब शीतकालीन यात्रा समाप्त हो जाती है उसके बाद से ही इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं अब जो है चारधाम यात्रा को लेकर के मुख्य सचिव जो है बैठक ले रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भी समय समय पर बैठक ले चुके हैं और इसको लेकर निर्देश दे रहे हैं कि जो भी व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त कर दी जाए, जो काम है वो समय से पूरे कर लिए जाए ताकि जो यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनको कोई दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल आशीष, अगर देखा जाए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर QR कोड की भी बात हो रही है। QR कोड किस तरीके से स्कैनर है वो किस तरीके से काम करेगा और क्या लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल, यहाँ पर जो सुविधाएं दी जाएंगी, चाहे वो मोबाइल को लॉकर में रखने की बात हो या फिर अपने सामान को सुरक्षित रखना हो, तो उसके लिए एक QR कोड भी जारी किया जा रहा है जिससे जो है कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन जो है पूजा भी इसके माध्यम से कर सकते हैं
तमाम जो सुविधाएं हैं वो इसको लेकर के, चाहे ट्रैफिक की बात हो चाहे अन्य जो सुविधाएं हो, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो QR कोड और साइन बोर्ड हैं वो लगाए गए हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई है और इसको लेकर के सभी प्लान जो है तैयार किए जा रहे हैं, ताकि पिछले दिनों जो अव्यवस्थाएं हुई थी, कई बार श्रद्धालुओं को रोका गया था, उनको जो है जगह जगह यात्रा को लेकर जो तैयारियां हैं वो पूर्ण कर ली गई हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी देने के लिए। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए RN TV नेशनल।